नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत का इतिहास 2 की, जो कि हमने लुसेंट जीके पार्ट 2 लिया है। सो इसमें जीके एक MCQs लिए हैं हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम जो है एक लुसेंट जीके की जो सीरीज़ चलाई जा रही है यहाँ पे, तो इसमें मैं आपको पूरी जो है लुसेंट जीके करवाऊँगा इस सीरीज़ में। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को जितना हो सके वो शेयर कर दो प्लीज़। लिंक को कॉपी करके उसको अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो जो है वो बहुत जगह पहुंच जाए। कल का वीडियो भी हमने तैयार किया है, जो पिछले कल आया था वीडियो, वो पार्ट 1 था लुसेंट जीके के MCQs का। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, जो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं लुसेंट जीके का पार्ट 2। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई है। तो अगर किसी को वेदों को भली भांति समझना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वेदांगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो वेदांग जो है हमारे वो 6 हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो ये 6 वेदांग हैं। तो जब तक इनके बारे में हमको ज्ञान नहीं होगा तो हमको जो है वेदों के बारे में ज्ञान नहीं होगा। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऋचाएँ क्या होती है? जो वेदों में मंत्र होते हैं ना, उनको बोलते हैं ऋचाएँ। ठीक है, वेदों में जो मंत्र होते हैं उनको बोलते हैं ऋचाएँ। तो सबसे जो पुरानी ऋचाएँ आती है, वैसे तो ऋग्वेद में ही आती है क्योंकि पहला वेद है, लेकिन अथर्ववेद की जो कुछ ऋचाएँ हैं या मंत्र हैं वो ऋग्वेद के मंत्रों से भी पुराने हैं। सो ये याद रखना है आपको। उपनिषद की संख्याएँ जो है वो 108 हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्याएँ जो है 108 हैं, और इनको हम वेदांत भी बोलते हैं। ठीक है, क्या मैं सही जा रहा हूँ? तो मुझे बता दीजिए कि उपनिषद को क्या हम वेदांत ही बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा इसका। तो 108 जो है उपनिषद की संख्या है। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता कौन है, यहाँ पूछा गया है। तो देखिए, हमारे पास 10 पुराण हैं। तो सबसे पहला जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जो कि आपका सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, फिर आपका इसमें विष्णु पुराण भी आ जाता है। ठीक है, वायु पुराण भी आता है, ब्राह्मण पुराण भी आता है, भागवत पुराण भी आता है। तो ये 5 जो पुराण है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पुराणों की जो संख्या है वो 10 है। और ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिसको स्त्रियां एवं शूद्र जो है वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन पुराण ऐसे ग्रंथ हैं जिनको स्त्रियां एवं शूद्र जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, और जो मंदिरों में पुजारी जो पढ़ते हैं वो पुराण ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि पुराणों के रचयिता कौन है आपके? लोमहर्ष, और उनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा। तो अ और ब, अ और स लिखा है, स यहाँ पे। ठीक है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो हैं पुराणों के रचयिता हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे स कर दीजिएगा। ठीक है, महर्षि वेदव्यास के बारे में याद रखना है। वेदों की जो है रचना इन्होंने की है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना और अथर्ववेद सबसे नया वेद जो है। ठीक है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? कुछ स्मृति ग्रंथ होते हैं, उसमें सबसे जो प्राचीन जो स्मृति है या फिर प्रमाणिक स्मृति है वो कौन सी है? सो देखिए, यहाँ पर जो सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनु स्मृति है। मनु महाराज से रिलेटेड ये है। मनु महाराज जो है, इनको बोला जाता है कि ये धरती पर पहले मनुष्य जो हैं वो जन्म लिया था इन्होंने। ठीक है,
तो ये याद रखना है कि धरती पर जो पहले मनुष्य थे वो मनु महाराज थे और इनके नाम पर जो है मनाली शहर बसा हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मनाली शहर है वो इन्होंने ही बसाया हुआ है। तो मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है। सो नारद मुनि से रिलेटेड जो है नारद स्मृति है, विष्णु भगवान से रिलेटेड जो है वो आपकी विष्णु स्मृति है और गणेश जी से रिलेटेड जो है वो गणेश स्मृति है। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कल्पसूत्र एवं भगवती सूत्र, कल्पसूत्र एवं भगवती सूत्र किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमें दो ग्रंथ दिए हुए हैं। जैसे आपका कल्पसूत्र दिया हुआ है और भगवती सूत्र दिया हुआ है। तो ये जो धर्म ग्रंथ है वो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन करते हैं। जो कल्पसूत्र है वो आपका जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन करता है और जो भगवती सूत्र है वो महावीर के जीवन कृत्यों और उनके बारे में, उनके संबंधों के बारे में बताता है। तो महावीर स्वामी आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। सो कल्पसूत्र एवं भगवती सूत्र जो है जैन धर्म के ग्रंथ हैं। आपको याद रखना है त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है आपके ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ, इसमें 3 पिटक आते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, यानी कि लिपि जो है वो प्राकृत, और बौद्ध धर्म की जो है वो पाली है। और ये दोनों ही जो भाषाएं हैं वो संस्कृत भाषा से ही निकली हुई है। जो मुस्लिम धर्म का ग्रंथ है वो है आपका कुरान। ठीक है, कुरान शरीफ जिसको बोलते हैं। और जो आपका ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो है आपका बाइबल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको कल्पसूत्र और भगवती सूत्र के बारे में बताया। एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपको कथावस्तु याद रखना है। कथावस्तु जो ग्रंथ है ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध के बारे में जो यहाँ पे कथाएं लिखी गई है। ठीक है। तो जनरली जो ये कथावस्तु वाला जो ग्रंथ है वो हीनयान्स जो होते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी, हीनयान, तो उनसे रिलेटेड है। तो कथावस्तु जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये याद रखना। ये क्वेश्चंस आपको जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं उनका असली नाम क्या है? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक पूछा गया है। अर्थशास्त्र, माफ़ कीजिएगा, अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, यानी कि चाणक्य द्वारा लिखा गया है। और चाणक्य को जो हम बोलते हैं उनका नाम जो है विष्णुगुप्त भी है। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों ही उनके नाम है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो उनके प्रधानमंत्री के तौर पर भी थे, उनके मुख्य सलाहकार के तौर पर भी थे। तो अर्थशास्त्र जो लिखा है आपका वो चाणक्य ने लिखा है, यानी कि कौटिल्य ने लिखा है या विष्णुगुप्त ने लिखा है। अ और ब दोनों, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। ठीक है। और इनको कविराज की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? जो कश्मीर की जो ऐतिहासिक घटनाएं लिखी गई थी वो किस ग्रंथ में लिखी गई थी? तो यहाँ पे मैंने आपको 4 ग्रंथ मैंने आपको बताए हैं। तो ऑप्शन में महाभाष्य भी है। महाभाष्य जो है वो पतंजलि द्वारा लिखा गया है। पतंजलि जो थे वो योग गुरु के नाम से जाने जाते थे और जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये याद रखना है। तो इसमें भी जो है शुंगों के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता जो लिखी है वो आपकी कात्यायन ने लिखी है। किसने लिखी है? कात्यायन ने लिखी है। और ये एक तरह से ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें जितने भी यवन जो आक्रमण हुए उनके बारे में उल्लेख किया गया है।
और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की जो जीत की गाथाएं हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और ये लिखी है आपकी किताब चंदबरदाई ने। ठीक है। राजतरंगिणी आपको याद रखनी है, इसमें कश्मीर की घटनाओं का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। साथ ही साथ जो यवन शासक था मेनांडर के बारे में भी इसमें लिखा गया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पूछा गया है, तो मैंने अभी बताया आपको पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इन्होंने महाभाष्य भी लिखा था, और इनको योग गुरु भी बोलते हैं। ठीक है। और जो चरक हैं उनको आयुर्वेद के गुरु बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कपिल मुनि। ठीक है। न्याय से रिलेटेड है गौतम। कपिल हैं सांख्य से रिलेटेड। पाणिनि है हिंदी की संस्कृत की पहली व्याकरण अष्टाध्यायी लिखने वाले। ठीक है। तो इनकी आपने स्टोरीज भी सुनी होगी, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। पुष्यमित्र जो शुंग हैं वो आपके पतंजलि के पुरोहित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पतंजलि उनके पुरोहित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन यूनानी रोमन लेखक थे? कौन यूनानी रोमन लेखक थे इनमें से? तो देखिए, हेरोडोट्स, मेगास्थनीज, टॉलेमी, ये सभी जो है यूनानी रोमन लेखक थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हेरोडोट्स से रिलेटेड याद रखना है, इनको इतिहास का पिता भी बोलते हैं। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। और इन्होंने हिस्टोरिका नामक जो बुक है वो लिखी थी। याद रखें, मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी वो रचना की थी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। टॉलेमी से रिलेटेड आपको याद रखना है, जितना भी भारत का भूगोल है वो इसके द्वारा लिखा गया है। तो भारत का भूगोल किसने लिखा है? आपका टॉलेमी ने लिखा है। तो ये क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं बुक से रिलेटेड। सो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लुसेंट जी के सीरीज़ यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? जो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक है वो किसने लिखी? तो नेचुरल हिस्ट्री जो लिखी है आपने, आपके प्लिनी ने लिखी है, प्लिनी ने। ठीक है। इसमें जितने भी भारतीय पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनके बारे में विवरण मिलता है। तो नेचुरल हिस्ट्री यानी कि जो नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड है, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, वो इसमें लिखा गया है। तो प्लिनी ने उसको बी ऑप्शन ने इससे उसको लिखा है। टॉलेमी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है कि भारत का जो भूगोल है वो इसने लिखा हुआ है। और डायमेकस जो है, डायमेकस से रिलेटेड याद रखना, ये एक तरह से सीरियन नरेश जो थे, सीरियन जो राजा थे एंटियोकस, उनका राजदूत था। और ये बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के राज दरबार में जो है आया था। ठीक है। मौर्य युग में ही ये आया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार आगे, तो उनके दरबार में आया था डायमेकस। सो नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी ने लिखी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है? तो यहाँ पे पुस्तक में 4 लिख दी है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। इंडिका जो लिखी है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। भारत का भूगोल आपका टॉलेमी ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री आपकी प्लिनी ने लिखी है। जो आपकी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है उसके लेखक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बताया जाता है कि ये 80 ईस्वी के दशक में जो है ये भारत आया था। हिंद महासागर की इसने यात्रा की थी, और जितनी भी भारत की बंदरगाहें हैं और व्यापारिक वस्तुएं हैं
उनके बारे में इस किताब में उसने लिखा था, लेकिन उसका अभी तक जो है नाम नहीं पता लगा है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो किताब है, इसके लेखक के बारे में जो है अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो आया था वो था आपका फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था। ये तीनों ही जो है वो चीनी यात्री हैं, ठीक है। तो ये आपका जब चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का जो है शासनकाल था, आई थिंक 340 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है थोड़ा सा। तो उस समय जो है फाहियान भारत आया था और उसने कुछ अपनी रचनाएं जो है वो लिखी थी, जिसको उसने नाम दिया फोक्यो की। ये एक चाइनीज़ नाम है जिसमें आपका जो है भारत का बारे में ही इसने लिखा था। और इसने कहा था कि मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन जो है इसने ज़्यादा किया था, क्योंकि उसने कहा था कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो सुखी एवं समृद्ध है। और वो 14 साल तक यहाँ पर रहा था। हेवनसांग की बात करते हैं। हेवनसांग ह से रिलेटेड है, हर्षवर्धन से रिलेटेड। हेवनसांग इज इक्वल टू हर्षवर्धन, दोनों ह है। तो ये याद रखना है कि हर्षवर्धन के समय पे हेवनसांग जो है भारत आया था, ठीक है। और इसकी जो रचना थी वो सीयू की नाम से थी, ठीक है, सीयू की नाम से थी। तो 629 ईस्वी में ये भारत आया था और 15 वर्षों तक यहाँ पर ये रहा था, और 645 ईस्वी में ये वापस चाइना लौट गया था। जितनी भी नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो बौद्ध ग्रंथ थे उसके बारे में इसने अध्ययन किया था, और एक अपना भ्रमण वृत्तांत भी जो है इसने छापा था जिसका नाम था सीयू की, ठीक है। तो 138 देशों की इसने जो है यात्राएं करी थी, तो ये याद रखना है। संयुक्त आपने सुना नहीं होगा, बट ये बता दूं कि 518 ईस्वी में ये भारत आया था, और जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे उनको एकत्रित कर इसने जो है उनका अध्ययन किया था, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेवनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़े। तो देखिए, मैंने अभी बताया कि हेवनसांग जो था हर्षवर्धन के समय पे आया था, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध ग्रंथ जो है वो पढ़े थे, ठीक है, बौद्ध के ग्रंथ, ठीक है, पाली भाषा में जो लिखित थे वो पढ़े थे इसने। और ये नालंदा विश्वविद्यालय का कहाँ है आपका, बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है आपका, बिहार में ही है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये कंधार रीजन में आता है, ये कंधार रीजन में, ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कश्मीर बॉर्डर पे आसपास में आता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है भारत का नहीं पर विश्व का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये याद रखना है आपको। तो नालंदा विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, दो किताबें पूछी गई है। किताब उल हिंद को तहकीक हिंद भी बोलते हैं और भारत की खोज भी बोलते हैं। इस पुस्तक की रचना किसने करी। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे इब्न बतूता और अलबरूनी है, ये अरबी लेखक हैं, और ये मार्को पोलो और तारानाथ जो है ये विदेशी लेखक हैं। विदेशी यानी कि एक तरह से सारे के सारे विदेशी हैं, लेकिन ये दूसरे देश से आए हैं। अभी इनका पता नहीं लगा कि कहाँ से आए। तो जो तारानाथ है वो तिब्बती जो है तिब्बती लेखक है, और इसने की जो रचना है वो कंग्यूर और तंग्यूर रचनाएं इसकी दो हैं, ठीक है, जिसमें इसने भारत के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई है। तो कंग्यूर और तंग्यूर जो रचनाएं हैं वो तारानाथ की है, जो कि एक तिब्बती लेखक था। इब्न बतूता आपको याद रखना है, रिहला नामक ग्रंथ इसने लिखा हुआ है, और ये 14वीं शताब्दी में जो है भारत आया था, और 1333 में इसको जो दिल्ली के जो आपके शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश भी नियुक्त किया था। तो रिहड़ा की रचना किसने करी थी आपका, इब्न बतूता ने। मार्को पोलो याद रखना है, मार्को पोलो जो था वो 13वीं शताब्दी में भारत आया था, और जितने भी पांडे देश का इतिहास है
इसने विवरण उसका अपनी किताब में दिया था। अभी किताब इसमें मेंशन नहीं की हुई है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो अलबरूनी है उसने तहकीक हिंद भी लिखी, किताबुल हिंद भी लिखी, और उन दोनों किताबों क्या बोला गया, भारत की खोज बोला गया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1333 ईस्वी में किस विद्वान को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? तो देखिए, मैंने ये बताया आपका कि इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अलबरूनी भारत की खोज, तारानाथ तिब्बती लेखक था, कंग्यूर और तंग्यूर नामक किताब लिखी थी, और पांडे देश की रचना जो की थी आपके मार्को पोलो ने की थी। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मैंने अभी बताया सेल्यूकस निकेटर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और इसका जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक रचना की थी, किताब पुस्तक की रचना की थी। ये याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे मैं नाम बोल देता हूँ। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वो निरियाकस और एरिस्टोबुलस थे, और एक एनासिक्रेटस भी था, ठीक है। जस्टिन के बारे में इतना प्रमाण नहीं मिलता है, बट आपको बता दूं कि जस्टिन भी जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में था। तो आज का वीडियो जो है वो लूसेंट जीके का पार्ट 2 था। सो आज के वीडियो में 15 क्वेश्चन किए हमने। तो कल के वीडियो में हमने जो वेद से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, आज हमने धर्म ग्रंथों से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन किए हैं, और जो यात्रा वृतांत थे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन किए हैं। तो फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, लाइक करना ना भूलेगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा चैनल को। जय हिंद दोस्तों।